हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 चल ही रहा था, जिस पर हमने काफ़ी वीडियो बनाए थे, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए थे। और इससे पहले का जो वीडियो था वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो जो कि उसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि कोई मेल व्यक्ति यदि निर्वसित मर जाता है, उसने अपनी मरने से पहले अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं की है और मेल व्यक्ति यहाँ पर मरता है, तो उसके सक्सेसर कौन होंगे, किन रिलेटिव्स को संपत्ति मिलेगी, वो हमने इससे पहले के वीडियो में जाना था। लेकिन आज के वीडियो में हम उसी का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे कि कोई फीमेल महिला, कोई हिंदू फैमिली है, उसमें कोई फीमेल महिला मर जाती है तो उसकी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। यदि वो निर्वसित मरी है फीमेल महिला, तो किन किन फैमिली मेंबर्स को उसकी संपत्ति यहाँ पर जाएगी। तो फीमेल्स के लिए अलग नियम है, मेल व्यक्ति के मरने पर अलग नियम है, फीमेल के मरने पर अलग नियम है, ये हमने पहले भी बताया था। तो आज हम फीमेल के बारे में बात करेंगे कि फीमेल व्यक्ति यदि निर्वसित मरती है, उसने इंटेस्टेड मरती है, अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं की है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी संपत्ति किन रिलेटिव्स को जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जो महिला है, महिला के संबंध में उसे संपत्ति कहाँ से मिली है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर संपत्ति मिलने की बात की गई है। या जो मृत महिला है उसने या तो सेल्फ एक्वायर्ड, जो पहला पॉइंट है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसने खुद यहाँ पर जॉब की, कोई यहाँ पर उसका जो प्रोफेशन था वो उसने किया, अपने स्किल्स का प्रयोग करके, वो जैसे कि वो सिलाई बुनाई जानती थी, पिक्चर बनाना जानती थी, उससे उसने अपने अर्निंग की और उससे उसने रुपया प्रॉपर्टी इकट्ठा की। तो उसके लिए अलग यहाँ पर नियम है सक्सेसर का कि उसकी उस ऐसी स्थिति में किन रिलेटिव्स को जाएगी, उसके लिए अलग नियम है। और दूसरा, यदि बात की गई पिता या माता से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो उसे यहाँ पर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उसे किससे मिली, पिता या माता से मिली है। तो ऐसी परिस्थिति में सक्सेसर के अलग नियम है, यहाँ पर उस और अन्य रिलेटिव्स को जाएगी, अलग रिलेटिव्स को जाएगी, ये अलग नियम है यहाँ पर। और यदि उसे जो संपत्ति मिली है पति या ससुर से उत्तराधिकार में मिली है, पति या ससुर की तरफ से यहाँ पर सक्सेशन में मिली है, उसे संपत्ति इनहेरिटेड मिली है, तो यहाँ पर अलग नियम है। तो ये क्यों है, इसका हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, अपनी सोसाइटी आप जानते ही हैं कि महिला है, कोई लेडी की शादी होती है तो वो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर पे यहाँ पर जाती है। तो हो सकता है कि उसे प्रॉपर्टी यहाँ पर माता पिता की तरफ से भी मिल जाए, और यहाँ पर पति और ससुर की तरफ से तो प्रॉपर्टी ज़्यादातर मिलती ही है, तो दोनों तरफ से उसे अलग अलग प्रॉपर्टी मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि पिता की तरफ से उसे प्रॉपर्टी मिली है तो यहाँ पर पिता के पक्ष के उधर के ही लोगों को जाए, उसके भाई को जाए, उसके पिता के बच्चों को जाए, मतलब उसी के भाई को जाए संपत्ति, ऐसी कोशिश की गई है। और यदि उसे यहाँ पर पति या ससुर की तरफ से मिली है तो उसी ससुराल वाले पक्षों की तरफ संपत्ति जाए, ऐसी कोशिश की गई है। और सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है तो यहाँ पर बताया गया है कि पति को जाए, बच्चों को जाए, देवता देवती नाती पोते हैं उनको जाए, ये बताया गया है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति के संबंध में अलग नियम है सक्सेसर का, और उसे पिता और माता की तरफ से संपत्ति मिली है उसके संबंध में अलग नियम है, और पति या ससुर की तरफ से उत्तराधिकार में संपत्ति मिली है तो उसके लिए अलग नियम है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया है, वो आप देख लीजिए स्क्रीन पर। तो सेक्शन 15 में से ही ये नोट्स तैयार किया गया है। तो सेक्शन 15 में यहाँ पर जो सब सेक्शन फर्स्ट है उसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, यदि महिला की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, उसने खुद ही यहाँ पर अर्जित की है, तो उसके संबंध में क्या नियम लागू होगा। तो यहाँ पर A B C D E 4 लिस्ट दी गई हैं सब सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत। यदि लिस्ट A में जो मेंबर्स बताए गए हैं, यदि वो उनमें से कोई भी एक भी मेंबर्स यदि होता है
तो बी सी डी ई आगे के किसी को नीचे वाले जो उतने भी यहाँ पर ये मेंबर्स हैं उनको सबको एक्सक्लूड कर देगा। ए वाली लिस्ट सबको एक्सक्लूड कर देगी और नीचे वाली लिस्ट बी सी डी ई को कुछ भी नहीं मिलेगा, इन मेंबर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में कौन कौन मेंबर्स बताए गए हैं, यहाँ पर सन्स हैं, डॉटर हैं, जो मृत महिला के जो बच्चे हैं, पुत्र पुत्री है, और इंक्लूडिंग दी चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिसीज्ड सन और डॉटर एंड दी हस्बैंड, जो मृत महिला है उसका पति भी इसमें शामिल है लिस्ट ए में, और जो उसके नाती पोते हैं, देवता देवती हैं, वो भी इसमें शामिल है लिस्ट ए में। तो इनमें से अगर ये सब जिंदा हैं तो इनको बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पर जो उसके बच्चे हैं और पति है उनको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा, और जो नाती पोते हैं, देवता देवती हैं, उनको वो हिस्सा मिलेगा जो उनके पिता को मिला या माता को मिला, वो हिस्सा मिलेगा। इसे अभी हम चार्ट के जरिए समझेंगे। तो लिस्ट ए में यदि ये मेंबर्स हैं तो इनको प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट बराबर तौर पे हो जाता है, ये जनरली समझ लीजिए। और टेक्निकल पॉइंट क्या है वो अभी हम चार्ट के जरिए समझेंगे। तो ए में यदि कोई भी एक भी मेंबर है तो वो बी सी डी को एक्सक्लूड करता है। इसी प्रकार आगे भी चलेगा। यदि हमने देखा कि ए लिस्ट में कोई मेंबर नहीं है, यहाँ पर ये सब मृत हो गए हैं, और ए लिस्ट का उसका फैमिली मेंबर कोई भी नहीं है, उसके कोई बच्चे नहीं है, नाती पोते नहीं है, देवता देवती नहीं है, पति जिंदा नहीं है, तो यहाँ पर हम बी लिस्ट देखेंगे। और बी लिस्ट जो महत्वपूर्ण है, सेकेंडली इसमें बताया गया है कि अपॉन दी एयर्स ऑफ हस्बैंड, एयर ऑफ हस्बैंड मतलब पति के वारिसों को। तो ये समझने की बात है, ये थोड़ा दिक्कत कर देता है पॉइंट जो पहली बार पढ़ता है कि पति के वारिसों को, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं जब हमें समझ में आता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि जो संपत्ति है, जो मृत महिला की संपत्ति है, वो उसके हस्बैंड की संपत्ति है, ये मान लिया जाएगा। और उसके जो वारिस हैं, उसके वारिस कौन होते हैं, जब मेल व्यक्ति जब मर जाता है उसके कौन कौन से वारिस होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। उसकी माता थे, उसके बच्चे थे, नाती पोते थे, देवता देवती थे, और नाती पोती के नीचे की भी श्रेणी के बच्चे थे, उन समूह को जाएंगे। तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा बी लिस्ट में कि उसके पति की ही ये संपत्ति है, और इमेजिन किया जाएगा कि ये पति की मृत्यु हो गई है। और जो मेल के नियम लागू करे थे हमने पिछले जो वीडियो बनाए थे, वो ही यहाँ पर इसी को पकड़कर हमें किस तरीके से बंटवारा करना है, हमें ये मान लेंगे कि जो हस्बैंड है इसकी ये संपत्ति थी, जो महिला की संपत्ति थी वो इसकी संपत्ति है, और ये मर चुका है, ये मान लेंगे। और किन किन को जाएगी, ये मेल व्यक्ति है तो मेल के नियम लागू होंगे, तो किन किन को जाएगी। फर्स्ट लिस्ट में हमने बता ही दिया कौन कौन है, उसके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, देवता देवती हैं, और नाती पोती के नीचे की श्रेणी भी उसमें शामिल थी, और माता भी इसमें शामिल थी, तो उनको यहाँ पर चली जाएगी। तो अगर देखें हम टेक्निकल तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें, यदि ए लिस्ट में कोई भी नहीं है और बी लिस्ट की बात आती है जिसमें कि पति के वारिसों की बात की गई है, तो पति की संपत्ति मान ली जाएगी, और पति को यहाँ पर इमेजिन किया जाएगा कि वो मर गए हैं, और किसको जाएगी, वो माता को जाएगी यदि माता जिंदा है। और माता के साथ यदि उसके यहाँ पर और भी जो सक्सेसर बताए गए हैं वो यदि जिंदा हैं तो उनको जाएगी। तो पति यहाँ पर मर गया है क्योंकि लिस्ट ए में ए हमने देखी उसमें कोई मेंबर नहीं था, मतलब पति मर गया है। तो इमेजिन करने की भी बात नहीं है क्योंकि पति मर गया है, तभी हम लिस्ट बी पर पहुँचे हैं। तो बी पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर पति की संपत्ति मान ली जाएगी और उसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सी में क्या है, यदि ए और बी में भी कोई मेंबर्स नहीं होता है, जो हस्बैंड है उसका भी कोई वारिस नहीं है, तो सी लिस्ट की बारी आएगी। अगर है वारिस हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सी डी ई इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हस्बैंड का भी कोई वारिस जिंदा नहीं है, जो कि कमी ऐसा होगा क्या कि नहीं तो ए बी में ही मामला निपट जाएगा। तो यदि मान लेते हैं आगे की परिस्थिति के लिए कि यदि हस्बैंड का भी कोई वारिस जिंदा नहीं है, तो थर्ड में कौन है, अपॉन दी मदर एंड फादर। तो जो मृत महिला है, मृत महिला की माता और पिता में उसकी संपत्ति बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और यहाँ पर आगे क्या है, यदि ए वाली लिस्ट में भी कोई मेंबर नहीं है, बी में भी कोई नहीं है, सी में भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है उसके, तो किसको जाएगी, फोर्थली किसको जाएगी, अपॉन दी एयर्स ऑफ दी फादर। तो फादर
उसके एयर्स को जाएगी, क्योंकि फादर मर चुके हैं, सी लिस्ट में ही मर चुके हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि फादर की ही संपत्ति है और मेल के नियम लागू कर देंगे हम। फादर की संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वही नियम हम लागू कर देंगे। तो ये माता की जो मृत महिला की संपत्ति थी वो उसके पिता की संपत्ति को मान लिया जाएगा, और पिता मर चुके हैं, और उसी नियम से मेल के जो नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे वही यहाँ पर लागू हो जाएंगे। तो पिता की मान लिया हमने। तो पिता के लिए जो भी शेड्यूल फर्स्ट है, शेड्यूल सेकंड है, जो सबसे पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं, उसी के क्रम में यहाँ पर संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ए बी सी डी इतने लोग भी नहीं हैं यदि, तो ई की बारी आती है लास्टली, अपॉन द एयर्स ऑफ द मदर। तो मदर्स को यहाँ पर मदर्स के वारिसों की बात की गई है, माता के वारिस की बात की गई है। तो यदि माता भी जिंदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डी लिस्ट में क्योंकि पिता के डी लिस्ट में जो था वो पिता की संपत्ति मान ली गई थी, तो उसकी माता को भी मिलती, तो माता इसकी नहीं होंगी, तभी तो यहाँ पर ई लिस्ट की बात आई होगी। क्योंकि जो पिता के जो वारिस थे, जो मेल व्यक्ति था, जो उसका पिता था, तो पिता की माता जिंदा नहीं होंगी, तभी तो ई लिस्ट की बात आई होगी। तो ए बी सी डी ई डी में जो भी बात की गई मेंबर्स में वो नहीं थे, तो ई लिस्ट की बात आई, और इसमें बात की गई है माता के वारिसों की। तो माता के वारिसों की के मतलब क्या है, इसमें भी फीमेल के नियम लागू हो जाएंगे, और ये मान लिया जाएगा कि जो मृत महिला है उसकी जो संपत्ति है वो उसकी माता की है, उसकी माता की संपत्ति मान ली जाएगी। और वही नियम जो हमने ए बी सी डी ई ये पढ़े दोबारा रिपीट हो जाएंगे माता की संपत्ति मान के, क्योंकि माता क्या है, फीमेल है, और फीमेल के लिए यही नियम लागू होते हैं, ए बी सी डी ई। ये यदि जो भी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड तो नहीं होगी, यहाँ पर आगे जो भी नियम हैं वो इस तरीके से लागू हो जाएंगे। माता की संपत्ति मानते हुए फीमेल वाले नियम यहाँ पर लागू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था। अब हम देख लेते हैं दूसरी परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति में हमारा क्या है कि जब तो ये सबसेक्शन फर्स्ट में बताया गया है। इसका हम चार्ट देख लेते हैं जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति में यहाँ पर महिला की है, और महिला मर चुकी है, महिला या लड़की ये मर चुकी है। तो इसका यहाँ पर पति को पीछे छोड़ गई, पति जिंदा है, एक पुत्र और एक पुत्री जिंदा है, एक पुत्र और पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, जिनके कि बच्चे हैं, पुत्र पुत्री है, देवता देवती हैं। तो ये सब फैमिली मेम्बर्स आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ऊपर वाली लिस्ट देखेंगे जो बीच में आपको दिख रही होगी, पुत्री पुत्र पुत्र पुत्री तो और पति। तो इनको बराबर हिस्सा मिलेगा, पति को और बच्चों को बराबर हिस्सा मिलेगा, 1/5 1/5 1/5। ये 5 मेंबर हो रहे हैं। सबसे ऊपर पति है और ये बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। 4 तो इसके बच्चे हो गए, पुत्र पुत्री, और एक पति हो गया। तो 1/5 यहाँ पर समूह को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि जो एक पुत्र और पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, जो सेकंड नंबर पे दिया गया है पुत्र, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और चौथे नंबर पे जो पुत्री दी गई है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो आगे उसकी श्रेणी में बांटने का नियम क्या है वो हमने पहले देखा ही था कि यहाँ पर उसको जीवित, थोड़ी देर के लिए हम जीवित मान लेते हैं। तो जीवित हमने मान लिया, तो क्या हिस्सा मिला उसे, 1/5 मिला पुत्र को, और 1/5 पुत्री को मिला। मृत जो पुत्र पुत्री हैं उनको 1/5 हिस्सा मिला। यदि वो जिंदा हैं तो उनको 1/5 हिस्सा मिला है। तो इसी को ही आगे बटेगा। तो जो पुत्र पुत्री हैं, जो मृत पुत्र पुत्री के जो बच्चे हैं, जो देवता देवती हैं, उन्हीं को इसी का 1/5 का यहाँ पर 3 हिस्सा हो जाएगा, 1/5 का 3 हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर पुत्री पुत्र को यहाँ पर क्या हिस्सा मिल जाएगा, जो मृत महिला का जो मृत पुत्र है उसके पुत्र पुत्री जो उसके बच्चे हैं, या फिर मृत महिला के पुत्र पुत्री कह लें हम, तो यहाँ पर 1/15 1/15 और 1/15 हिस्सा यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से सबसे लास्ट में पुत्री दी गई है, आपको सबसे लास्ट में पुत्री दिख रही होगी। तो पुत्री को 1/5 हिस्सा मिला था, इसे हमने जिंदा मान लिया, 1/5 इसका हो गया। और 1/5 ही हिस्सा यहाँ पर, क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं, तो 1/10 और 1/10 देवता देवती में यहाँ पर बट जाएगा, इसके बच्चों में बट जाएगा 1/10 और 1/10। तो ये सबसे पहला जो
जो ए लिस्ट थी उसी के संबंध में था, जो सबसे पहली ए लिस्ट के संबंध में ही यहाँ पर था। तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आगे ये लोग नहीं है तो आगे आपने जान ही लिया जो वारिसों का जो नियम है, जो आगे जो बी सी डी ई में जो बात की गई है वो उसके अनुसार वो उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि सेकंड में बात की गई है, यदि ये सब जो चार्ट में आपने देखे वो नहीं है तो किसको जाएंगे, पति के वारिसों को जाएंगे। यदि पति के वारिस भी नहीं है तो मदर और पिता में बराबर बंटवारा हो जाए, बट जाएगी संपत्ति। और माता पिता भी नहीं है तो फोर्थली में यहाँ पर पिता के वारिसों को जाएंगे, पिता के वारिसों को जाएंगे। और पिता के वारिस भी नहीं है तो यहाँ पर लास्ट में मदर के वारिसों को जाएंगे, फीमेल का नियम लागू होगा। तो ये सबसेक्शन फर्स्ट हमने देखा सेक्शन 15 का। और सबसेक्शन 2 देख लेते हैं, जो ये बताता है जिसमें कि जो महिला है, मृत महिला को संपत्ति कहाँ से प्राप्त हुई, पिता या माता से प्राप्त हुई है, या फिर जो बी पॉइंट में बताया गया है या पति या ससुर से प्राप्त हुई है संपत्ति, उसके संबंध में बंटवारा किस तरीके से होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है ए पॉइंट में, यदि जो मृत महिला है उसको उत्तराधिकार में इनहेरिटेड संपत्ति यहाँ पर माता से मिली है या पिता से मिली है। जो मृत महिला है उसको संपत्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, वो उत्तराधिकार में माता या पिता से प्राप्त हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यदि बच्चे ज़िंदा हैं तो बच्चों को मिल जाएगी, उसके जो नाती पोते हैं, देवता देवती हैं तो उनको मिल जाएगी। लेकिन पति को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है। जो वो लिस्ट ए में पति भी शामिल था लेकिन यहाँ पर पति को नहीं मिलेगी, पति को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो लिस्ट ए में थे उन सबों को मिलेगी लेकिन पति को नहीं मिलेगी। बच्चों को मिलेगी, देवता देवती नाती पोते इनको संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पति को नहीं मिलेगी। और यदि ये लोग भी ज़िंदा नहीं हैं, ये बच्चे भी ज़िंदा नहीं हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी ज़िंदा नहीं हैं, नाती पोते देवता देवती भी नहीं है, तो फिर किसको मिलेगी, तो अपॉन द एयर्स ऑफ द फादर, तो पिता के वारिसों को मिलेगी। क्योंकि ये पिता की तरफ से ही ये संपत्ति आ रही है, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर ये नियम बना गया कि पिता की तरफ से नियम संपत्ति आ रही है तो उसी तरफ ये संपत्ति जाए, उधर ही उसके भाइयों को मिले, उसी के परिवार की तरफ से संपत्ति जाए, उसके मायके वालों को ही मिले। तो यहाँ पर पिता के तो एयर्स ऑफ द फादर, तो ये मान लिया जाएगा कि ये पिता की ही संपत्ति, जो मृत महिला है उसके पिता की ही संपत्ति है। और उसी पर जो मेल का जो नियम हमने पिछले वीडियो में देखा था वही लागू होके उसको मिल जाएगी, उसके भाई को मिल जाएगी, उसकी जो माता है उसको मिल जाएगी, क्योंकि मेल का नियम लागू होगा। तो पहले जो शेड्यूल में है वो यही है, माता हैं, बच्चे हैं, तो उनको ये अप्लाई हो जाएगी। तो ये बताया गया है कि माता पिता की तरफ से यदि मिलती है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि यहाँ पर यदि उसके बच्चे ज़िंदा हैं, नाती पोते देवता देवती ज़िंदा हैं तो उनको मिल जाएगी। यदि वो ज़िंदा नहीं है तो पिता के वारिसों को मिल जाएगी। पिता के वारिसों का मतलब वही है कि ये मान लिया जाएगा कि ये पिता की ही संपत्ति है और यहाँ पर मेल का नियम लागू हो जाएगा, ये मान के कि पिता की मृत्यु हो चुकी है। और बी पॉइंट है कि इसमें बताया गया कि यदि संपत्ति, जो मृत महिला है उसको संपत्ति किससे मिली है, उसको संपत्ति मिली है यहाँ पर अपने पति की तरफ से या फिर अपने पति की तरफ से या फिर अपने ससुर की तरफ से संपत्ति मिली है, तो भी यहाँ पर सबसे पहले उन्हीं को ही जाएगी, बच्चों को जाएगी। यदि बच्चे हैं, नाती पोते हैं, देवता देवती हैं तो उनको जाएगी। यदि वो नहीं है तो फिर ससुराल पक्ष को ही जाएगी। और ससुराल पक्ष में कौन है, अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड उसके पति के वारिसों को ही जाएगी, पति के वारिसों को ही जाएगी। तो यहाँ पर जो उसका हस्बैंड मर चुका है, क्योंकि तो हस्बैंड के वारिस कौन होते हैं, जो मेल के नियम लागू होते हैं, उसकी माता है, उसके बच्चे हैं तो उनको लागू, क्योंकि बच्चे तो है ही नहीं तो माता को चली जाएगी। और जो भी शेड्यूल फर्स्ट में सबसे लास्ट में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो मेल के संबंध में जो शेड्यूल दी गई है वो यहाँ पर लागू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उसके पति की ही ये सारी संपत्ति थी, पति जो मर चुका है उसी की ही सारी संपत्ति थी। और मेल के सक्सेसर के जो नियम है, मेल व्यक्ति निर्वसित ये मरता है, वो यहाँ पर लागू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें आपने समझा कि एक महिला यदि निर्वसित मरती है
तो उसके उत्तराधिकार का नियम किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई होता है। आपने को बिल्कुल ईजिली मैंने तरीके से समझाने की कोशिश की। यदि आपको कुछ भी यदि दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मुझे कॉल करके, मेरा नंबर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।